नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और ये श्रृंखला बीपीएससी में आए हुए जितने भी सेक्शंस के विगत वर्षों के प्रश्न हैं सबका हम वीडियो अपलोड करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला है जीव विज्ञान। हमें पता ही है कि जीव विज्ञान के प्रश्न तो बिल्कुल बीपीएससी में फिक्स होते हैं, 25 क्वेश्चन या 25 से अब तो 30 क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं पर्यावरण को मिला करके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। डार्विन का ही पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसे ही डार्विनवाद कहते हैं। डार्विनवाद को ही कभी कभी प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। वैसे कौन थे चार्ल्स डार्विन? तो जैव विकासविद थे इंग्लैंड के। दूसरा क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म। तो मानव तंत्र में इंसुलिन का काम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करना होता है। तो इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, इससे जुड़े कुछ बात देख लेते हैं। जैसे कि व्याख्या में लिखा हुआ इंसुलिन अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इंसुलिन अंतःस्रावी होता है कि बाह्यस्रावी होता है, तो इंसुलिन अंतःस्रावी होता है। कहाँ से? अग्न्याशय से। अच्छा, अग्न्याशय के बारे में भी एक दो पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली ग्रंथि तो आपको पता ही है कि यकृत होता है, यानी कि लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अग्न्याशय। इसी को पैंक्रियाज भी कहते हैं अंग्रेजी में। हार्मोन के साथ साथ ये पाचन एंजाइम को भी स्रावित करता है। कौन? अग्न्याशय। तीसरा पॉइंट अग्न्याशय के बारे में ये है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी यहाँ होती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो अग्न्याशय में होती है। तो ये तो अग्न्याशय से संबंधित 3 फैक्ट हो गए। आप सुनते रहिए, जहाँ जहाँ पर भी अग्न्याशय आएगा मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। दूसरा इसमें पॉइंट था कि इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। तो ये इससे जुड़ा हुआ व्याख्या था। इतना फैक्ट में नहीं जाना है, बस ये याद रखना है इंसुलिन अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है, ताकि अगर विकल्प में फंसा है कि अंतः या बाह्य तो पकड़ लेना है कि अंतःस्रावी होता है। और अग्न्याशय के बारे में 3 पॉइंट जरूर याद रखिए। इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन होता है, प्रोटीन हार्मोन। तीसरा, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या है? इसमें से पेनिसिलिन, इन जो ये विकल्प ए में है, और डी में जो है सल्फा डायाजीन। तो पेनिसिलिन और सल्फा डायाजीन ये दोनों क्या है? एंटीबायोटिक है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अच्छा, एंटीबायोटिक क्या होता है? इसमें मतलब इसको यूज क्यों करते हैं? तो एंटीबायोटिक का यूज होता है बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए। मतलब जो रोग बैक्टीरिया के कारण हुआ है उसके उपचार के लिए हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, और उसी एंटीबायोटिक का उदाहरण है पेनिसिलिन और सल्फा डायाजीन। अच्छा, एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या है? तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में रिसर्च करके गूगल से कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या है। नहीं भी अगर पता है तो आप सिर्फ लिख देंगे ना एस्पिरिन, तो मैं आपको वहीं पर आंसर दूंगा। कमेंट करके लिखिएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो उपलब्ध विकल्पों में से जो चावल है, विकल्प सी, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कहते हैं कि 100 ग्राम अगर हम पके हुए चावल को लेते हैं तो 25.5 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो ये तो इसके बारे में एक फैक्ट हो गया। अच्छा, एक यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट है, आंसर तो हो ही गया चावल। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट से संबंधित एक दो बात जान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप होता है। तो याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का स्वरूप ग्लूकोज होता है। अच्छा, 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है कार्बोहाइड्रेट से संबंधित। जैसे पौधे कार्बोहाइड्रेट कैसे रखते हैं? तो स्टार्च के रूप में रखते हैं। जंतु कार्बोहाइड्रेट को कैसे रखते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में रखते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसमें से जो विकल्प रहेगा स्टार्च के रूप में उसी को चुनेंगे। चाहे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जंतु में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अगर ऑप्शन रहेगा स्टार्च के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर और कुछ बनाया रहेगा, तो वहाँ पर हम चुनेंगे कि जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट
तो इसमें 3 पॉइंट हो गया कि 100 ग्राम में 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का रूप ही होता है। 2 फैक्ट। तीसरा फैक्ट कि जंतु में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों के वृद्धि का विज्ञान ही कीट संवर्धन कहलाता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। उदाहरण के लिए केचुआ, तो केचुओं को बढ़ाना यानी कीट का संवर्धन करना, तो इसी के विज्ञान के बारे में जाना जाता है, उसे कीट संवर्धन कहते हैं। अच्छा, जब कीट संवर्धन पढ़ रहे हैं तो एक शब्द याद आना चाहिए, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं, कीट पतंगों का स्टडी करते हैं, तो एंटोमोलॉजी ये शब्द तो ऐसे आ सकता है। एंटोमोलॉजी का संबंध है तो उसमें से जहाँ लिखा रहेगा कीट पतंगों का स्टडी यानी कीट पतंगों का अध्ययन, वही आंसर हो जाएगा। केचुआ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केचुआ का मैंने उदाहरण दिया था यहाँ पे, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। तो कीट वृद्धि जैसे कि केचुआ की वृद्धि, तो इसे कीट संवर्धन कहते हैं। केचुआ दरअसल किसानों का मित्र कहा जाता है और भूमि की आत भी कहा जाता है। तो 2 शब्द याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किसानों का मित्र निम्नलिखित में से है तो केचुआ, या भूमि की आत है तो भूमि की आत भी केचुआ ही होता है। अच्छा, केचुआ खाद के बारे में जब हम पढ़ते हैं या केचुआ खाद के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वर्मी कल्चर का अध्ययन, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स दरअसल आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है, तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में फिर क्या होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जिन्स यानी आर्टिफिशियल जिन्स अगर बनाना हो तब उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग लगता है, या फिर जिन्स का स्थानांतरण करना हो, एक जीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना हो जीन को, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही ऐसा करते हैं। तो ध्यान रखना है, जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकता या विचरण, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल जिन्स का निर्माण करते हैं और उसका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो ध्यान रखना है, नहीं वाला में भी फंसता है आदमी। तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है, मतलब कि ट्रू फ्रूट नहीं है ये। बाकी जो अंगूर है, खजूर है, आलू बुखारा है, ये तीनों क्या है? सच्चा फल है, यानी कि सत्य फल है, एक तरीके से ट्रू फ्रूट है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, सच्चा फल नहीं है इसमें से सेब तो है ही, काजू भी आ सकता है, नाशपाती भी आ सकता है, तो ये तीनों जो है ये सच्चा फल नहीं है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ देता कि इसमें से कौन सच्चा फल है, तो अंगूर, खजूर और आलू बुखारा तीनों है, इसलिए इसका विकल्प ए हो जाता, ई हो जाता। लेकिन अभी पूछा है सच्चा फल नहीं है। वैसे इसे सच्चा फल क्यों नहीं है, मतलब क्यों ऐसा कहते हैं कि ये सच्चा फल नहीं है? तो देखिए, इसके व्याख्या में लिखा हुआ है कि जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी कि ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, अंडाशय के अलावा और कोई और भाग भी शामिल हो जाता है फल के निर्माण में, तो ऐसे फल को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि सेब, काजू और नाशपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो लौंग शुष्क जो पुष्प कली है उससे प्राप्त होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, हम लौंग के बारे में 1-2 फैक्ट और क्या जानते हैं पूर्व ज्ञान? लौंग से ही यूजेनॉल का तेल मिलता है। यूजेनॉल का तेल जो होता है वो दांत दर्द जब होता है तो उसके निवारक के रूप में हम यूज करते हैं यूजेनॉल के तेल का। अच्छा, इसमें वही लिखा हुआ एक फैक्ट है, यूजेनिया कैरियोफाइलेटा, फिर से बोलता हूँ, यूजेनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। तो देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट महत्वपूर्ण है कि अगर इसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि लौंग पौधे कैसा वृक्ष होता है, तो सदाबहार वृक्ष होता है, ध्यान रखना है। और लौंग जो होता है सूखी हुई पुष्प कलिका होती है, यानी पुष्प की कली होती है। फिर से देखिए, लौंग से ही क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से, यानी पुष्प की कली से। अभी हमने देखा कि सूखी जो पुष्प की कली होती है उसी से लौंग प्राप्त किया जाता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, अभी हमने भी देखा था कि दांत के दर्द निवारक के रूप में हम या फिर भोज्य पदार्थ के रूप में हम यूज करते हैं इसका, किसका? लौंग का। लौंग को अंग्रेजी में क्लोव्स कहते हैं। अच्छा, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो साइजीजियम एरोमेटिकम नाम है, किसका? लौंग का। तो साइजीजियम एरोमेटिकम नाम है लौंग का, वनस्पतिक नाम है इसका। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि लौंग कहाँ का, ये मतलब कहाँ का है, तो ये इंडोनेशिया का है एक तरीके से। और सदाबहार वृक्ष है तो देख ही लिया,
अगर इसके पौधे को आप देखेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे 10 से 20 मीटर के बीच की ही इसकी ऊंचाई होती है और इसकी पत्तियां अंडाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड्स होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अदरक इसीलिए तना होता है, मतलब अदरक को इसलिए हम तना यानी स्टेम कहते हैं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नोड्स एवं इंटरनोड्स का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। मतलब जो भी तना होगा वहाँ नोड्स और इंटरनोड्स होगा ही होगा। तो इसलिए अदरक में भी होता है, इसलिए इसको अदरक को भी हम स्टेम्स कहते हैं, यानी कि तना कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पता है ऐसे भी अगर पूछा जाए कि अदरक का हम क्या खाते हैं, तो अदरक का हम तना खाते हैं, तो यही इसका आंसर होता है। अच्छा, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आलू का हम क्या खाते हैं, कौन सा भाग आलू का खाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को ही हम रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, छोटा छोटा वीडियो रखेंगे।